Assalamualaikum friends, I am Irish Patul. Welcome again. In this video, we are going to discuss about the chromatin, nucleosome and solenoid model. And we will discuss how a linear DNA can change itself into a condensed chromatin. तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का साइज होता है वो 6 फीट होता है। जब वो लीनियर फॉर्म में होगा तो वो हमारे पास 6 फीट उसकी रेंज होती है, लेकिन ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में है। ये इन एक्चुअल जो कि हमारे पास न्यूक्लियस में 0.6 मिलीमीटर होता है। कैसे होता है कि जो लीनियर डीएनए होता है ये अपने आप को कंडेंस कर करके सुपर कॉइल कर करके ये अपने आप को 0.6 मिलीमीटर में चेंज कर लेता है। एक 6 फीट का डीएनए अपने आप को सुपर कॉइलिंग के बाद 0.6 मिलीमीटर में चेंज करता है। तो कैसे करता है ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन इन एक्चुअली क्या होता है? क्रोमेटिन एक कॉम्प्लेक्स है जो कि डीएनए और प्रोटीन के से मिलके बनता है, और ये क्रोमेटिन ही कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा होता है यूकेरियोटिक सेल के अंदर। जस्ट लाइक कैसे कि हमारे पास डीएनए है और डीएनए के साथ जब प्रोटीन अटैच हो जाएगा आकर, तो ये जो कि है क्रोमेटिन कहलाएगा। सही। क्रोमेटिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यूक्रोमेटिन का मतलब होता है कि ये टाइटली पैक नहीं होते और हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होते हैं। यूक्रोमेटिन जो कि है थोड़े से हमारे पास कह लीजिए टाइटली पैक नहीं है, अनबाइंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आकर बाइंड हो सकते हैं। जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन है, क्योंकि टाइटली पैक्ड हैं तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ये कोई भी साइट प्रोवाइड नहीं होगा इस साइट हेट्रोक्रोमेटिन में कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आके बाइंड हो और ट्रांसक्रिप्शन शुरू करे, तो जिसकी वजह से हेट्रोक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती, जबकि यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया क्रोमेटिन के टाइप्स। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोसोम के ऊपर। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसोम के बारे में। इन पास्ट जो कि है न्यूक्लियोसोम को गैमा बॉडी भी कहा जाता था। तो न्यूक्लियोसोम है वो कह लीजिए क्रोमोसोम या क्रोमेटिन का बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि जो क्रोमेटिन होता है वो डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो न्यूक्लियोसोम है वो इन एक्चुअली प्रोटीन और डीएनए का कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि डीएनए प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, एंड देन ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन फॉर्म कर रहे होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन पर रैप हुआ होता है उसका साइज हमारे पास होता है 146 बेस पेयर, और जो कोर हिस्टोन प्रोटीन है वो हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 हमारे पास है H2A, H2B, H3 और H4 हमारे पास टाइप होती है। अब जो हमारे पास ये न्यूक्लियोसोम है वो एक्चुअली हमने कहा दो चीज़ों से मिलकर बना है, डीएनए से और प्रोटीन से। तो ये किस तरीके से बनता है तो ये हम आपको अभी ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये होता ये है कि जो हमारे पास ये प्रोटीन है, पहले तो हम इनको पॉइंट नोट कर लें कि ये 4 प्रोटीन हमारे पास पेयर्स में होते हैं। इसके यानी कि अगर H2A है तो इसके 2 मर्स होंगे, H2B के भी 2 मर्स होंगे और H3 के भी 2 मर्स और H4 के भी 2 मर्स, जो कि मिलकर ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, 4 मर्स हो गए तो ये ऑक्टामर्स बनाते हैं। और ये ऑक्टामर्स किस तरीके से हमारे सामने कह लीजिए किस शेप में हमारे पास होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म है, ये हमारे पास H2B अगर है, ये H2A है, ये H2A, देन ये H2B, H3, H4 और ये H4 है। तो होगा कुछ यूं, ये ऑक्टामर इस तरीके से आपस में बाइंड होंगे और इसके ऊपर जो हमारा डीएनए होगा वो रैप हुआ वो होता है, जस्ट लाइक दिस कि ये हमारा डीएनए जो पिंक कलर का हमारे पास आ रहा है वो हमारा डीएनए है, ये रैप हुआ होता है इन ऑक्टामर्स के ऊपर। और ये कह लीजिए ये कंप्लीट जो मेरे पास ऑक्टामर और प्रोटीन रैप हुआ आ गया है, ये कंप्लीट एक न्यूक्लियोसोम फॉर्म कर रहा है।
ठीक है, एक साइड से डीएनए जो हमारे पास है वो इंटर हो रहा है, एक साइड से एग्जिट आउट हो रहा है। अब अगर मैं इसी डीएनए को आगे कंटिन्यू करती हूँ तो ये आगे चलकर दूसरा न्यूक्लियोसोम बना लेगा, और ये जो न्यूक्लियोसोम है इस तरीके से कंटिन्यूसली बीड्स की चेन बन जाएगी, जिसको आप कह लीजिए वो जो है एक बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमेटिन बना लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया न्यूक्लियोसोम। अब एक हमारे पास दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में एक और प्रोटीन होती है, इसको हम कहते हैं H1 प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन। सही, तो जो हमारे पास ये न्यूक्लियोसोम है और ये H1 जो है, जो इनका कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम क्रोमेटोसोम कहते हैं, और क्रोमेटोसोम के अंदर 166 बेस पेयर डीएनए प्रेजेंट होता है। अभी जो डीएनए जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम पे रैप हुआ हुआ है वो कहला रहा है न्यूक्लियोसोमल डीएनए। ठीक है जी, लेकिन जो डीएनए हमारे पास दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में आ रहा है, डेट इज यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये कहलाता है लिंकर डीएनए। डेट्स मीन कि ऐसा डीएनए जो कि दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ रहा है, जैसे कि हमें ब्रिज के तौर पर काम आ रहा है। सही, तो ये है न्यूक्लियोसोम और इसके पार्ट्स। अब आगे मूव करते हैं, कहते हैं कि किस तरीके से यही न्यूक्लियोसोम आगे चलकर क्रोमेटिन बनाता है और किस तरीके से ये हमें सोलेनोइड मॉडल प्रेजेंट करेगा। ओके जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सोलेनोइड मॉडल के बारे में। सोलेनोइड मॉडल्स के तीन पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियोसोम, लिंकर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे डायग्राम में दिखाया, ड्रॉ करी थी कि ये था कंप्लीट हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलके हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम बना रहे थे, और ये न्यूक्लियोसोम जब एक बीड्स की शेप में आ रहा था तो वो हमारे पास एक सोलेनोइड मॉडल शो कर रहा था। दैट्स मीन इसमें लिंकर डीएनए भी आ रहा था, हिस्टोन प्रोटीन भी आ रहा था और न्यूक्लियोसोमल डीएनए भी आ रहा था। तो ये इसके तीन पार्ट्स हो गए। अब लिंकर डीएनए को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो लिंकर डीएनए जो कि होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसका रेंज हमारे पास 38 से लेकर 53 बेस पेयर होता है। यानी कि सपोज करें ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये आगे चल के दूसरा न्यूक्लियोसोम आए तो इनके बीच में जो डीएनए हमारे पास आ रहा है वो 38 से लेकर 53 बेस पेयर तक होगा। और इसके अलावा ये जो लिंकर डीएनए होता है ये कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस करने में भी काम आता है, जब यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो लिंकर डीएनए पर आकर बाइंड करता है और कट करता है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं इन द न्यूक्लियोसोम, लेकिन जब हम ओवरऑल एक सोलेनोइड मॉडल के हवाले से बात करें तो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप्स के हैं। डेट्स इट्स 4 टाइप जो कि न्यूक्लियोसोम्स में हो जाएंगे, H2A, H2B, H3 एंड H4। लेकिन एक न्यूक्लियोसोम हमारे पास H1 है जो कि दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में होगा। इसका काम हमारे पास होता है कि वो कह लीजिए स्टेबलाइज कर रहा होता है, स्टेबलाइजिंग में काम आ रहा होता है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के, स्टेबलाइजिंग क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। सही, तो अगर हम इस लिहाज से देखें यानी कि हम अगर कंप्लीट सोलेनोइड मॉडल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की हम क्वांटिटी देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ये H2H यानी कि न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हमारे पास प्रोटीन है वो ऑक्टामर फॉर्म में होते हैं, पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये ऑक्टामर हो गया, डेट्स मीन ये 8 होते हैं हमारे पास। सही, और प्लस H1 जो कि हमारे पास एक है, तो टोटल हमारे पास 9 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं सोलेनोइड मॉडल के अंदर। ओके जी, अब जो हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि जो इनमें अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं अर्जिनिन और लाइसिन, और जो कि हेल्प कर रहे होते हैं डीएनए को अट्रैक्ट करने में, बिकॉज वी नो कि डीएनए का चार्ज जो फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप को अट्रैक्ट करता है। हिस्टोन प्रोटीन जो कि होता है जीन रेगुलेशन में बहुत हेल्प कर रहा होता है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन में ही मॉडिफिकेशन हो रही होती है मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन की वजह की। तो ये हम थोड़ा सा आगे थोड़ी सी लाइटली हम डिटेल में आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम्स में है वो H2 और H2B जो कि है, इनका जो पेयर है वो किसी हद तक सिमिलर होता है, और H3 और H4 का किसी हद तक सिमिलर होता है आपस में, लेकिन ये लोग स्ट्रक्चरल इनके जो फीचर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके अरेंजमेंट के बारे से हवाले से अगर हम बात करें तो इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है
कि ये जो ऑक्टोमर्स हमारे पास, जो टेट्रामर्स होते हैं, जो हमारे पास ऊपर की साइड पे जो होते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो टेट्रामर्स नीचे की साइड पर होती हैं उनकी अरेंजमेंट क्लॉकवाइज होती है। दैट्स मीन कि अगर H4 इस तरफ है, हमारे पास राइट हैंड पर है, तो H4 का जो नीचे वाला है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड पर होगा। सेम एज अगर H2 हमारे पास लेफ्ट हैंड पर है तो H2 है नीचे वाला राइट हैंड पर होगा, यानी कि इन्वर्सली इनकी अरेंजमेंट हुई भी होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये इनकी अरेंजमेंट होती है। ओके, क्योंकि ये हमारे पास प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, तो इनके पास सी टर्मिनस भी होगा, एन टर्मिनल भी होगा। लेकिन इनके जो मोनोमर्स हैं, इनके एन टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीन रेगुलेशन में। कैसे देखते हैं यहाँ पर, सपोज करें मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारे पास ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन आ गया, इनके सराउंडिंग में मेरे पास ये डीएनए रैप हुआ हुआ है, सही। ये H2A हो गया, 2B, H3 एंड H4। H2A और H2B अब डीएनए रैप हो रहा है, एक तरह से डीएनए इंटर हो रहा है इसकी थ्रेड, और दूसरी तरफ से उसकी जो थ्रेड है वो बाहर निकल रही है, यानी कि बी शेप हमारे पास ये आप कह लीजिए न्यूक्लियोसोम बन रहा है। H2A और H2B जो कि है वो न्यूक्लियोसोम, यानी कि जो इसकी एंट्री साइड है उस तरफ है, और जो H3 और H4 जो कि है उनकी अब कह लीजिए बैक साइड पर होते हैं। अब इन सब के हमारे पास एन टर्मिनल है, ठीक है जी, दोनों तरफ के। अब इन चारों इन चारों जो हमारे पास मोनोमर्स हैं, इनमें से फ़र्क क्या है कि जो चारों जो हमारे पास कह रहे हैं जो एन टर्मिनल्स हैं, ये मॉडिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, सही। लेकिन जो H3 और H4 है हमारे पास, दिस H3 एंड H4, ये कह लीजिए ज़्यादा, इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मॉडिफिकेशन के, यानी कि जो मॉडिफिकेशन है, मिथाइलेशन हो गई, एसिटाइलेशन हो गई, हमारे पास मॉडिफिकेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया 3 तरह की हैं कि मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन। तो इनके होने के चांसेस H3 H4 में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू H2 और H2A और H2B के अंदर, सही। इसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास H4 और H3 है, इनकी एन टर्मिनल्स पर लाइसिन और आर्जिनिन बहुत के जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास इनकी अटैचमेंट ईजिली हो जाती है। अब ये अगर मिथाइलेशन, ये जो मॉडिफिकेशन की होना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हम जानते हैं कि डीएनए कॉम्पैक्ट साइज़ में है, कॉम्पैक्ट साइज़ में होगा जस्ट लाइक हेट्रोक्रोमेटिन, तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के आके बाइंड होने के चांसेस कम होंगे। तो दैट्स वाई ये मॉडिफिकेशन होती है, ताकि हमारा जो डीएनए है वो अनबाइंड हो सके और फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड हो और एमआरएनए बने, जो भी इसका फर्दर प्रोसेस है वो हो सके। तो ये मॉडिफिकेशन इस वजह से होती है। ओके, अब अगर इसको हम लोग पिक्चर के वाइज अगर हम डायग्राम देखें कि ये हमारे पास खाली न्यूक्लियोसोम है, सही। पहले तो ये हमारे पास आ गया डीएनए, देन इसने अपने आप को प्रोटीन पे रैप करा, और जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स अगर आ जाते हैं एक चेन की तरीके से, अगर हमारे पास ये अटैचमेंट हो जाए, तो कह लीजिए ये बन गया है या सोलेनॉइड मॉडल, यानी कि बहुत सारे बीट की शेप में न्यूक्लियोसोम आ गए। अब ये अपने को बिल्कुल कह लीजिए कंडेंस करना शुरू कर देगा बहुत ज़्यादा, और उसी कंडेंस्ड फॉर्म के बाद ये हमारे पास क्रोमेटिन आ गया। देन ये क्रोमेटिन जब अपने आप को और हाईली कंडेंस करेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा क्रोमोसोम। अगर इसकी हम ये पूरी जो स्टेप्स अगर पिक्चर में देखें तो कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे कि ये क्रोमेटोसोम था, यानी कि न्यूक्लियोसोम प्लस H1 हिस्टोन और लिंकर डीएनए, इसने अपने आपको कह लीजिए बीट लाइक शेप में लेकर आया, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स हो गए तो सेलुलॉइड मॉडल आ गया। देन जो सेलुलॉइड मॉडल कंडेंस होते गए, कॉइलिंग इनमें होती गई, तो ये क्रोमेटिन फाइबर बन गया। और उसके बाद जब ये क्रोमेटिन फाइबर आगे बढ़ा तो इसने अपने आप को यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और कंडेंस कर लिया, तो ये इस शेप में आ गए, क्रोमेटिड फॉर्म में आ गए, ठीक है। क्रोमेटिड जब वो आया तो उसके बीच हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक सेंट्रोमियर भी आ रहा है। देन उसके बाद और ज़्यादा ये आपस में कह लीजिए कंडेंस होते चले गए, इनके बीच में जो गैप था सुपर कॉइलिंग की वजह से वो भी ख़त्म हो गया। तो देन इट फॉर्म क्रोमोसोम, ये एक मेटाफेज का क्रोमोसोम है। तो इसने ये कह लीजिए एक लीनियर डीएनए ने अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लिया है इन स्टेप्स के बाद, रैपिंग और सुपर कॉइलिंग के बाद।
सो आई होप कि आप लोगों को ये क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम और सोलेनोइड मॉडल की वीडियो समझ में आई होगी और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।